हेलो स्टूडेंट, आज हमारी MHD 4 की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही हम MA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आप इन क्लासों से जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताएँ। अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प अत्यंत लचीला, सरल, आकर्षक और गत्यात्मक है। भारतेंदु ने इसमें किसी एक प्रकार के परंपरागत अथवा आधुनिक शिल्प का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि नाटक को रूढ़ियों से एक प्रचलित ढांचे से मुक्त किया है। यह भारतेंदु की निरंतर नवीन ग्रहण वृत्ति और रचना वृत्ति को स्पष्ट करता है। अंधेर नगरी की पूरी कथावस्तु 5 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में? 5 में। और इन अंकों में कोई दृश्य विधान नहीं है। इस नाटक में भारतेंदु की विशेषता उन अंकों और दृश्यों की कल्पना, उनके संयोजन और उनकी नाटकीयता में है। आप जानते हैं कि प्राय श्रेष्ठ नाटककार ऐसे नाटकीय व्यंग को लेता है जिस पर पूरे नाटक का ढांचा खड़ा होता है। अंधेर नगरी में भी गहरी व्यंग्यमूलक नाटकीय स्थिति इस प्रश्न से जुड़ती है कि दीवार किसके कारण गिरी? क्या वह अपराध सिद्ध हुआ? क्या न्याय मिला? क्या अपराधी बस खोजा जाता रहा? नाटकीय स्थिति की विशिष्टता और व्यंग्यात्मकता नाटक को आद्यंत चुस्त और लयात्मक सौंदर्य से युक्त बनाए रखती है। इसका लचीला शिल्प इसे यथार्थपरक भी बनाता है और शैलीबद्ध भी। हमेशा नए आस्वाद की संभावनाओं का यह सदाबहार नाटक कहाँ जा सकता है। अंधेर नगरी के कथानक की बुनावट में खुलापन और ताजगी है। देखिए, बनावट आएगा यहाँ पर, बुनावट नहीं आएगा। बनावट में क्या है? खुलापन और ताजगी है। बाजार दृश्य और दरबार दृश्य इसके अमूल्य नाटकीय दृश्य यानी अंक हैं। सत्ता की अंध व्यवस्था, विवेकहीनता, मूल्यहीनता का परिचय इन दो दृश्यों से मिलता है। बाजार का दृश्य पूरे देश के स्तर पर सस्तेपन, विकृति, आडंबर, अमानवीयता, शोषण और संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। चना जोर गरम बेचने वाला घासीराम के शब्दों से में चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। कुजड़िन है वो क्या कहती है? सब्जी बेचते बेचते अंत में जब यह कह देती है कि ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर, तो सारा सब्जी बाजार व्यंग्यात्मक अर्थ की व्यापकता में बदल जाता है। पाचक वाले की पंक्तियाँ महाजन एडिटर बनिए नाटक वाले पुलिस सब प्रहार करती है, सब पर क्या है? प्रहार करती है, जो केवल ब्रिटिश शासक तक ही सीमित नहीं है। और इन सब के बीच में भारतेंदु जात वाले ब्राह्मण को टकी में जात बेचते दिखा देते हैं, तो सारी मूल्यहीनता और संवेदन शून्य स्थिति साकार हो जाती है। चौथा अंक राजनीति कार्यवाहियों के खोखलेपन, न्याय प्रक्रिया के अमानवीय रूप और आम आदमी की पीड़ा में उलझी स्थितियों को दिखाता है। इसमें गति, क्रियाओं, लयों की अनंत संभावनाएं हैं। शिल्प का यह लचीलापन निर्देशकों को आकृष्ट करता रहा। अंधेर नगरी जैसे नाटक में पात्रों के चरित्र चित्रण की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें यद्यपि कई पात्र हैं, लेकिन मुख्यतः महंत, गोवर्धन दास, मंत्री और राजा, ये 4 विशेष पात्र हैं, क्योंकि यही कथानक का आरंभ, विकास और अंत करते हैं। यही स्थालोलुपता, लोभवृत्ति और नीति उपदेश के प्रतीक हो जाते हैं। इन्हीं से नाटक की कथा और उसका लक्ष्य संप्रेषित होता है। नाटकीय व्यापारों के चयन और संयोजन की कुशलता की दृष्टि से अंधेर नगरी विशिष्ट रचना है। पात्र उसी के अनिवार्य अंग है। आगे है अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताएं। उसके अंतर्निहित लोकधर्मी चेतना है। उसका खुलापन गायन, नृत्य, काव्य, संवाद, उच्चारण, भाषा, अभिनय शैली, गति, संचार सब लोक नाटकों जैसा है। चौथे अंक दृश्य को आप पूर्णतः स्वांग के रूप में देख सकते हैं। संगीत, काव्य, धुनों के प्रयोग में रचना के आवेग और उत्तेजना में
आप इसे नौटंकी जैसा पाएंगे। नाटक के संगठन में लचीलापन इतना है कि पात्रों के प्रवेश प्रस्थान नाटककार की तरह नहीं, निर्देशक अपनी कल्पना अनुसार कर लेता है। जनसमूह की चेतना और रुचि संस्कार का प्रभाव नाटक में है। कार्य की जिस त्वरित गति को, बात कहने की सर्वथा मौलिक निजी शैली को भारतेंदु ने पकड़ा, वह अंधेर नगरी को कालजयी बनाता है। नाटक देखो सुख पाई, यह अवधारणा दर्शक की उपस्थिति का एहसास अंधेर नगरी के शिल्प को न भारी भरकम बनाता है, न अति नाटकीय और न ही अति रंजनपूर्ण स्थितियों का घटना प्रधान नाटक। आगे है, यह भारतेंदु के कथा विन्यास, संयोजक और संरचना का एक ही वैशिष्ट्य है कि इतनी संक्षिप्त कथा और प्रसंगों को लेकर नाटकीय स्थितियों और दृश्यों की रचना और संयोजक वह इस प्रकार करते हैं कि एक और रोचक और जिज्ञासा बनी रहती है, दूसरी ओर अपराधी की खोज और फरियादी के न्याय पर भी ध्यान केंद्रित रहता है। बाजार और राज्यसभा के दृश्य की संरचना बहुत कठिन है। दोनों में बिखराव, एक रास्ता, पुनरावृत्ति, दोष, मिथ्या चमक धमक आ सकती है, पर आप देखेंगे कि ये दोनों दृश्य संकेतात्मकता, व्यंग्यात्मक टोन और प्रस्तुति पद्धति को किस तरह नई कल्पना और विस्तार देते हैं। भारतेंदु ने बेचने वालों के कर्म, उनकी शब्दावली, उनके निजी टोन और लय के अंतर और स्तर भेद को बनाए रखा है। कबाल वाला मंच पर आकर सहसा बाजार दृश्य की संरचना करता है। भारतेंदु ने बाजार के दृश्य में संवादों के लिए लोक प्रचलित पद्धति ली है। पुरुष और स्त्री स्वरों के क्रम से इस दृश्य का आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। आप अनुभव कर सकते हैं कि मुगल और जात वाला ब्राह्मण अपने प्रस्तुत क्रम से कहीं पहले एकदम शुरू में ही रखे होते हैं तो वह व्यंग्य न उभरता। जाति बेचने वाले की अत्यंत रोचक संरचना सारी पृष्ठभूमि बन जाने के कारण ही सार्थक हुई है। भारतेंदु ने अगर हलवाई मुगल जातवाला को अधिक विस्तार और निरंतरता दी है तो वह उनकी नाट्य रचना का कौशल है। कथा विन्यास में चुस्ती, संगठन का तारतम्य, आंतरिक व्यंजनाएं अंधेर नगरी को एक पूर्ण नाटक बनाती हैं। अब आप यह समझ सकते हैं कि राज्यसभा का दृश्य एक ही स्थान का दृश्य होते हुए भी बोझिल न होकर व्यंजनात्मक इसलिए बनता जाता है क्योंकि उसमें निरंतर नए नए पात्रों का प्रवेश प्रस्थान, प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं और जिससे परिवर्तनशील गत्यात्मक स्थितियाँ बनी रहती हैं। यथार्थवादी शिल्प एवं शास्त्रीय शिल्प के चक्कर में न पड़कर लोक नाट्य की उन्मूलन शैली के अनुभव और प्रयोग के कारण ही यह दृश्य इतना चुस्त बन पड़ा है। हर दृश्य, हर स्थिति अपने सही अनुपात में, जिसका मुख्य कारण लोक धर्मिता है। अंधेर नगरी का नाट्य सिर्फ लोक नाटकों से प्रेरित माना जाता है। मुख्य बात यह है कि इसके नाटक शिल्प में भारतेंदु किसी विशेष पद्धति का अनुसरण नहीं करते, न मात्र प्रभाव ग्रहण करते हैं। उन्होंने अपनी मौलिक रचनाशीलता से एक लोकोक्ति को पूर्ण नाटक का संगठित शिल्प दिया है, जिसके पीछे सांस्कृतिक चेतना और परंपरागत आधार, साथ ही नाटककार की युगान रूप दृष्टि भी। शिल्प का यह सौंदर्य उनकी भाषा की क्रियात्मकता और नाटक के रूप विधान की स्वतंत्रता के कारण आ सका है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देखिए, आगे हमारा अंधेर नगरी का रूप विधान। जैसा कि आपको बताया गया है कि अंधेर नगरी का शिल्प मौलिक और लचीला है। कैसा है? शिल्प मौलिक और लचीला है, परिणाम स्वरूप उसका रूप विधान सरल, सहज, लचीला और विलक्षण। क्योंकि भारतेंदु ने उसकी रचना किसी एक प्रकार के रूप विधान में बंद कर नहीं की है, शास्त्रीय दृष्टि से इसे प्रहसन कहा गया है। स्वयं भारतेंदु ने इसे प्रहसन की संज्ञा दी है और प्रहसन का शास्त्रीय लक्षण भी दिया है। पर अपने नाटक नामक निबंध में प्रहसन के संदर्भ में वह यह भी लिखते हैं कि यद्यपि प्राचीन रीति में इसमें
एक ही अंक होना चाहिए था, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते। यही भारतेंदु की स्वतंत्र, सजग और मौलिक दृष्टि है, जिसके कारण वह अंधेर नगरी में परंपरागत नियमों को स्वीकार तो करते हैं, किंतु उसके रूप विधान में युगानुरूप नवीन प्रयोग करने से भी नहीं चकते। इस नाटक को 6 अंक अपने वस्तु चयन, संयोजक और चरम उत्कर्ष में उल्लेखनीय है। इसका नाटकीय दृश्य विधान सरल युक्तियों के साथ चरमोत्कर्ष पर अनायास पहुंचता है। अंधेर नगरी को दृष्टांत शैली का नाटक भी कहा जा सकता है। जिज्ञासा समाधान शैली में भारतेंदु एक दृष्टांत का सहारा लेते हुए एक सच्चे अनुभव को प्रमाणित करना चाहते हैं। आपको यह भी बताया गया है कि भारतेंदु की मूल चेतना लोकधर्मिता की है। अतः अंधेर नगरी के रूप विधान में लोक नाटक जैसा खुलापन, स्वाभाविकता और ताजगी। अंधेर नगरी की रचना सामान्य जन समुदाय के लिए लोक परंपरा से कथानक लेकर की गई है, जिसमें जनमानस की संवेदना भी निहित है और जन संस्कार भी। उत्तर प्रदेश के संवाग और नौटंकी जैसे प्रसिद्ध लोक नाटकों की पद्धति अंधेर नगरी में है, उनका यथावत अनुकरण नहीं। दृश्य परिवर्तन का लचीलापन, पात्रों का प्रवेश प्रस्थान, संवाद रचना, काव्य और संगीत तीव्रता, भंगिमाएं, नाटक का अंत सब लोक नाटकों जैसा है। उसमें दृश्यों का जो तारतम्य है, जो अभिनय शैली है, दर्शकों से जो सीधे साक्षात्कार है और प्रवाह है, वह लोक चेतना और लोक संस्कृति से जुड़ता है। इसलिए यह नाटक देश की किसी भी लोक नाट्य शैली में प्रस्तुत किए जाने का लचीलापन रखता है। अंधेर नगरी में पारसी नाट्य शैली में निहित कार्य व्यापार की तीव्रता, नाटकीयता, उत्तेजना और मनोरंजकता भी है। पारसी नाटकों का विरोध करते हुए भारतेंदु जनमानस को प्रभावित करने वाले उसके तत्वों के प्रति सजग थे। उनका मुख्य लक्ष्य था जनजागरण और हिंदी नाट्य कला का सृजनात्मक विकास। बाजार दृश्य का उत्तेजनात्मक आवेग अगर एक और नौटंकी की याद दिलाता है, तो दूसरी ओर पारसी नाटक की। अपने रचना विधान में अंधेर नगरी इसलिए भी विलक्षण नाटक लगता है कि उसमें असंबद्ध स्थितियाँ, बाजार, राजसभा, शमशान के दृश्यों में और पात्रों में कोई संबंध नहीं है। दृश्यों में क्रमबद्धता नहीं है, उनमें न निश्चित पात्र है, न कोई व्यक्तित्व है, न विकास के अवसर हैं। उनकी बातचीत बेतुकी है, सब असंगत नाटक जैसा लगता है। पूरी नगरी और उस नगरी में होने वाले सारे कार्य सनक भरे लगते हैं। इसलिए अपनी रचना में कभी कभी यह एब्सर्ड यानी असंगत नाटक जैसा लगने लगता है। उससे हमारी परंपराएं और आधुनिक चेतना जन समूह की शक्ति समन्वित है। अंधेर नगरी में भारत दुर्दशा या अपने अन्य किसी नाटक की तरह भारतेंदु ने न मंगलाचरण किया, न प्रस्तावना और न भारतवाक्य, लेकिन वही कार्य महंत और चेलों के भजन से अंत में महंत के दोहे से करवाया, जिसका उद्देश्य वंदना या प्रार्थना नहीं, न मंगलाचरण, लेकिन नाटकीय उद्देश्य में दोनों सहायक होते हैं। रूढ़ियों से मुक्ति ही इस नाटक के रूप विधान का मूल सौंदर्य है। आप देख चुके हैं कि किस प्रकार अंधेर नगरी का कथा विन्यास तारतम्य, प्रवाह, चुस्ती और आंतरिक व्यंजनाएं लिए हुए है। नाटक संरचना में अंधेर नगरी नया सृजनात्मक मोड़ लाता है, नाटक के नवीन सौंदर्य बोध को उजागर करता है। कथानक के साथ पात्रों के चरित्र चित्रण को लेकर भी भारतेंदु की दृष्टि क्या है, सजग है। शास्त्रीय नियमों का ज्यों का त्यों अनुसरण न करके वह हिंदी की प्रकृति और युग की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन चाहते हैं। चरित्र चित्रण के लिए वे मनुष्य स्वभाव के सूक्ष्म निरीक्षण और अनुभव को गंभीर आलोचक दृष्टि को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए अंधेर नगरी के पात्र नाटककार के आत्ममोह में ग्रस्त, जड़ और आत्म केंद्रित नहीं है। वे वर्गों और प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि
अधिक हैं। इन पात्रों को शास्त्रीय आधारों पर नहीं देखना चाहिए। यहाँ पात्र परिकल्पना पात्रों का चयन पूर्व निर्धारित नहीं लगते। ये पात्र स्व उद्देश्य और जीवंत हैं और हमारे बीच के हैं। इन पात्रों की संरचना किसी चौखट में बंधी नहीं है। नवीन व्यंजनाओं और समकालीन चेतना पर गहरी पकड़ के कारण महंत की भी निर्धारित ढांचे का साधु या उपदेशक मात्र नहीं लगता। वह लोक से जुड़ा पात्र है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का प्रत्यक्षदर्शी भोक्ता और अंध व्यवस्था अंध न्याय का शिकार होता है। नाटकीय मोड़ों और नाटकीय परिणति का दृष्टा यह पात्र लोभवर्ती का प्रतीक है। वह आम आदमी है। नाटकीय व्यंग्य का अमूर्त पात्र बकरी है, वो जो सारी न्याय व्यवस्था को मूर्त करती है। राजा और मंत्री फूहड़पन के साथ शासन तंत्र और नौकरशाही प्रवृत्तियों के प्रतीक है। यहाँ न धीरोदात्त नायक है, न धीरोदात्त मानव विरोधी विध्वंस तत्व है। आपको यह समझना है कि अंधेर नगरी में इन पात्रों के अलावा अन्य सब पात्र मिलकर एक पूरे समूह की रचना करते हैं, जो समूह चेतना को वहन करते हैं। आगे आप पाएंगे कि ये जन पात्र हैं जिनका उपयोग दृश्य संरचना संयोजन के लिए किया गया है, व्यंग्यार्थ के लिए, जनसंघर्ष और जनशक्ति के लिए भी। ये पात्र सभी जातियों वर्गों के हैं। ये पात्र व्यक्तिगत विशेषताओं से युक्त होते हुए भी व्यक्ति चरित्र है, अतः उनकी चारित्रिक रेखाएं यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य है उनकी समकालीन अर्थ व्यंजनाएं। अपने अपने मूल स्वभाव में आते हुए वे संश्लिष्ट व्यंजक और जीवित पात्र हैं। इतने बड़े समूह को छोटे से नाटक में संभालना तथा वाक् चातुर्य, जनसंचार, अर्थ सौंदर्य और अभिनय यात्मकता से तराशना भारतेंदु की पत्र सृष्टि और उसके रचना विधान की मौलिकता का प्रमाण है, जिसमें अंधेर नगरी की नाट्य भाषा, संवाद रचना और रंगमंचीय कौशल का भी क्या है महत्वपूर्ण योगदान है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। आगे देखिए, भाषिक प्रयोग देखते हैं। भाषा कोई बना बनाया ढांचा, निर्धारित और स्थूल वस्तु नहीं है। उसे तो नाटक का नया अर्थ और नया संस्कार देता है। अंधेर नगरी की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है, सीधी है और सरल है, पर नितांत सामान्य दिखते हुए भी विलक्षण है। यह भाषा यहाँ जहाँ यथार्थ का भ्रम पैदा करती है, वहीं नाट्य तत्व इनमें शब्द को क्रिया दे रहा है। दृश्य तत्व ऐन्द्रिक अनुभव, बिंबात्मक व्यंजना और संकेत देकर प्रचलित भाषा की पुनर्रचना कर रहा है। अंधेर नगरी में शब्द का अलग से महत्व नहीं है, यह उस समग्र प्रभाव का है जो उसमें ध्वनित होता है। यह ही अंधेर नगरी की विशेषता है। उसका समग्र प्रभाव और व्यंजनाएं विश्व स्तर पर होने वाले परिवर्तनों और व्यवस्था चक्र के साथ और अधिक स्टिक होते जाने के कारण शाश्वत सौंदर्य से युक्त है। भारतेंदु का नाटक भाषा के वैशिष्ट्य के कारण विश्वसनीय लगने लगता है। अपने प्रत्येक नाटक के लिए वह भिन्न प्रकार की भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं, शब्दों का भिन्न ढंग से संयोजन करते हैं और उनकी वाक्य रचना का तरीका भी बदल जाता है। भाषा की बनावट से वह अपने नाटक को साहित्यिकता से मुक्ति देते हैं। अंधेर नगरी में आप देखेंगे कि उसकी भाषा कृत्रिम और आरोपी नहीं है, उसमें नाट्य तत्व प्रमुख है। भाषा स्वतः स्फूर्त ढंग से जीवन के बीच से रची हुई लगती है। हिंदी उस समय बन रही थी और उसमें उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों, प्रादेशिक भाषाओं, स्थानीय बोलियों के शब्दों का मिश्रण था, मुहावरे थे। पर उसी हिंदी को भारतेंदु इस नाटक में इतना सार्थक, सृजनात्मक और नाट्य भाषा में ढाल देते हैं। यह उनकी मौलिकता और रंग अनुभूति का परिणाम है। उनके नाटक निबंध को पढ़कर आप जान सकते हैं कि नाटक की भाषा में वाचालता की अपेक्षा मितभाषिता को वह ज़्यादा महत्व देते हैं। नाटक के वाक् प्रपंच नहीं चाहिए, थोड़ी सी बात से अधिक भाव व्यक्त करना ही उनके नाटक
उन्होंने नाटक जीवन की महा औषधि माना है। इसके अलावा वह भाषा के प्रयोग को नाटक की प्रकृति, उसके स्वरूप, उसके वातावरण और चेतना की मांग से जोड़ते हैं। अंधेर नगरी नाट्य भाषा का सजीव, तीखा और कलात्मक उदाहरण है। शब्दों को उनकी समय अनुकूल अपेक्षित भंगिमा मिलती है। अंधेर नगरी अगर चुटीला समकालीन यथार्थ से टकराने वाला सदाबहार नाटक है, तो उसका श्रेय उसके भाषिक प्रयोग को भी है। यह बनी बनाई भाषा और करूर व्यवस्था में एक साथ हस्तक्षेप करता है। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे। जात वाला ब्राह्मण के कथन में सारे बाजार का बाजारूपन, ऐश्वर्यवादिता, जातिवाद, दृष्टि अर्थात भ्रष्ट जगत और सांस्कृतिक अवमूल्यन उजागर हो जाता है। गोवर्धन दास के सामने हर चीज टके शेर की एक टेक बन जाती है, जिसे नाटक के भीतर छिपा व्यंग्य तीखा, मुखरित और होता है। भाषा पर जरा सा अनुशासन भंग होने पर बाजार दृश्य भोड़ा हो जाता है, पर भाषा अधिकार, लोक जीवन और समकालीन अनुभवों में गहरी पैठ ने इस नाटक को सतही प्रहसन और अक्षणिक व्यंग्य होने से बचाया है। अतिरंजनापूर्ण प्रयोग पर आवश्यक पकड़ भी है। अंधेर नगरी की भाषा महत्वपूर्ण गुण अन्य भी हैं, जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, लय और टोन। राज दरबार के दृश्य में दरबारी संस्कृति के विकारों की पुनरावृत्ति शब्दों को तोड़ मरोड़ कर और शब्द प्रयोग में अनेक नाटकीय युक्तियों से उभरा है। इस व्यंजना सौंदर्य को आप तलाश सकते हैं। आप यह भी पाएंगे कि अंधेर नगरी लोक धर्मी चेतना का नाटक है और उसमें एक काल्पनिक लोक है की सृष्टि की गई है। इसलिए उसकी भाषा में एक अद्भुत चमत्कार सा है और यथार्थ के संदर्भ अपने आप घुलते मिलते चलते हैं। उस भाषा के साथ आप अफसरशाही और अमानवीयता, लोक और भोग की उस नगरी में प्रवेश करते हैं। कभी बनारसी स्पर्श, कभी देसी विदेशी भाषाओं की छटा से वैविध्य और वैचित्र्य उस भाषा का प्राण तत्व बन जाता है। लच्छेदार भाषा, लय और टोन की विविधता में से चमत्कार और व्यंजनाएं दोनों मिलेंगी। नाटककार ने लोक प्रचलित धुनों और तरीकों से व्यवहार में आने वाले रोजाना के शब्दों से रोमांचकारी आनंद और व्यंजनाएं एक साथ की हैं। तुकबंदी से झड़ी लगा देने वाली भाषा से भी पैना व्यंग्य किया है। भारतेंदु ने इस नाटक में जीवित भाषा की, उच्चारित भाषा की लय को पकड़ा है। यही नहीं, पात्र के अनुरूप शब्द चयन, वाक्य रचना और उसकी लय आपको आकृष्ट करेगी। कभी भाषा में बेतुकापन, टूटी फूटी निरर्थक बनावट अपनी अर्थहीनता में असंगत नाटक की तरह बहुत कुछ कहती है। कभी पारसी नाटकों की भाषा की लय, तुकबंदी, चमत्कार, शैली और आवेग उत्तेजना भी उसमें अनुभव होते हैं। बिंब और प्रतीक भी अंधेर नगरी की भाषा को विस्तार देते हैं। बाजार का दृश्य और श्रव्य, बिंब रचना, राजसभा और फांसी के दृश्य भी। विशेषता यह है कि बिंब और प्रतीक की स्थिर या जड़ नहीं, गत्यात्मक, लचीले और जीवंत। अंधेर नगरी राजा फरियादी का प्रतीक सब प्रतीक हैं। भ्रष्ट नगरी, सत्तावधी, दमनकारी प्रवृत्ति और आम आदमी के बाजार पूरा हिंदुस्तान है। जंगल शमशान की शून्य और क्रमफल पाने के स्थान का प्रतीक है। अमूर्त बकरी को पूरे नाटक का मूल आधार है। बकरी मानवीय त्रासदी, करुणा, निष्ठा, संवेदना की स्थापना करती है। वस्तुतः भाषा को मानवीय क्रियाओं, गतियों, ध्वनियों और व्यंजनों से समृद्ध करना भारतेंदु की मौलिकता है। अंधेर नगरी की भाषा में लोक का जीवंत मुहावरा है। उसमें हर पात्र का लहजा स्फूर्ति से पूर्ण, जिंदादिली से युक्त है। उसमें भाषा की भीतरी लय से बहुत काम लिया जा सकता है, जो कविता का छंद है। वही अंधेर नगरी में वाक छंद,
का संभाव्य अर्थ ही उसे नया बनाता है। यही नहीं, इतने छोटे से नाटक में प्रसंगों, विषयों, छोटे दृश्यों में भाषा की लय, टोन बदलती है। यद्यपि भाषा वही है, गोवर्धन दास का लंबा एकालाप भाषा की कसावट के कारण स्वगत जैसा एक रस नहीं मिलता, क्योंकि उसका स्वर बातचीत का है। इस सारे भाषिक प्रयोग से अंधेर नगरी की संवाद रचना भी गद्यात्मक और नाटकीय व्यंग्य की प्रेरक है। व्यंग्यार्थ और दृश्यात्मक लय की गूंज उसी में क्या है, मिलती जुलती है। नाटककार का जो अधिकार भाषा पर है, वही सारे गुण आप उनकी संवाद रचना में देख सकते हैं। जिस प्रकृति का पात्र भारतेंदु ने उसकी संवाद रचना और भाषा वैसी ही रची है। जीवन का गहन निरीक्षण उनके पास है। इस प्रकार अंधेर नगरी में सूचनाओं, विश्लेषण और टिप्पणी, आलोचना और विकास की छूट है। अनंत संभावनाएं हैं जिनमें उसकी समकालीन प्रासंगिकता बढ़ती जाती है। तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।